सुप्रभात। यूनेस्को, तो यूनेस्को का कल पार्ट 1 हम लोग पढ़े और भारत के जो भी क्षेत्र, जो भी एरियाज उसमें कंक्लूड किए गए हैं उसको हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था। और पहले पार्ट में हमको लगता है कि कितना 16 स्थानों का अध्ययन किए थे। आज सेकेंड पार्ट है और कल थर्ड पार्ट के साथ यूनेस्को का जो भारतीय धरोहर है, यूनेस्को का इंडियन हेरिटेज है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आज आते हैं सबसे पहले चमोली चलते हैं, जहां पे हुआ था चिपको आंदोलन 1973 में। 73 हुआ था ना। तो चमोली में क्या है, तो चमोली का जो स्थान है, चमोली जिला जो है, वहां पे एक पहाड़ है, एक घाटी है और बाद में उसको नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया और उसका नाम है नंदा देवी और फूलो घाटी। तो नंदा देवी फूलो घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1988 में यूनेस्को ने अपना हेरिटेज घोषित कर दिया। ठीक है, आज ये जिला आपको पता ही है, चमोली मैंने बताया स्टार्टिंग में ही। प्रिया जी और नेहा जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो भविष्य उज्जवल होगा, और नहीं तो दिवाली में पटाखे से अंधकार ही फैल जाते हैं। तो अध्ययन के समय अगर आप लोग ये अनावश्यक इधर उधर बातें कर रहे हैं तो नुकसान टाइमली आपके लिए है, हमारे लिए है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहला था नंदा देवी और फूलो देवी घाटी, कल 16 के बाद आज के सेकंड पार्ट। दूसरे की बात आ रही है, तो खास बात क्या है ना कि बहुत सारे जानवर मिलते हैं जो बहुत सारे जगहों पे नहीं मिलते। सब मान लो बेतला टाइगर रिजर्व है, क्यों पॉपुलर है? यहाँ पे हिरन बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए पॉपुलर है नहीं, पॉपुलर है टाइगर के लिए। और आज एपीजे अब्दुल कलाम जी का जयंती भी है, तो आप सब की तरफ से, अपने तरफ से उनको सत नमन। और वो मिसाइल मैन है, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और उनकी जो भूमिका है, उनका योगदान है, जो उनके शब्द हैं, हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। नेहरू जी के बाद अगर बच्चों से सबसे ज्यादा किसी को लगाव माना जाता है तो कलाम जी को ही माना जाता है। तो वहां पे स्ट्रो लेपर्ड, हिमालयन काला भालू, मस्क डियर और हिमालयन ताहर जैसे वहां पे जानवर मिलते हैं उस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, मुख्य जानवर। और जो उसका मुख्य शिखर है, जो सबसे ऊंचा वाला शिखर है, वो नंदा शिखर है और उसकी ऊंचाई जो है 7817 मीटर। तो नंदा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, यानी कि 7870 मीटर। अब उसके बाद आते हैं सांची और बौद्ध स्तूप। तो आप लोग 12th में इसको पढ़ चुके हैं, और अगर 12th में है तो आपको पढ़ना भी है। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तूप था, और आज आपके पास जो 200 का नोट है उसके पीछे यही इसी की तस्वीर छपी हुई है। सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो 200 करोड़ से बात तब देख सकते हैं, वो 200 करोड़ में उसी की तस्वीर छपी हुई है पीछे में आप देखोगे तो। और दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन है उस स्तूप में। और इसका खोज जो है 1818 में हेनरी टेलर ने किया था। 1818 में किया था हेनरी टेलर ने किया था, और ये मध्य प्रदेश में है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और 1989 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया, वैश्विक धरोहर घोषित। अगले हेरिटेज की बात करें तो हुमायूं का मकबरा है, तो दिल्ली में है, और इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने घोषित किया था 1993 में। और ये मुगलों का कब्रिस्तान है बेसिकली। यहाँ पे जो बनाए हैं उसका नाम है, इसके जो इंजीनियर थे, वास्तुकार थे, वो फारसी थे, और उनका नाम है मीरक मिर्जा ज्ञान। और इसके खास बात यह है कि इसका जो शैली है मुगल और फारसी दोनों है। तो जहाँ मुगल और फारसी शैली का मिश्रण होता है उसको चारबाग शैली कहा जाता है। जैसे कल लोग बेबी ताज पढ़े थे ना, किसने बनवाया था बेबी ताज को? नूरजहां ने बनवाया था, मतलब ने बनवाया था अपने माता पिता के याद में। तो वो भी चारबाग शैली का था, ताजमहल भी चारबाग शैली का है। तो जहाँ फारसी और इस्लामिक शैली आ जाता है, मुगल शैली दोनों मिक्स हो जाता है, वो चारबाग शैली के नाम से पॉपुलर हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुत्ता बीमार था,
तो कुत्ता कहाँ बीमार था? तो दिल्ली। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दिल्ली में, उसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने से प्रारंभ करवाया था, और इसे बोलते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है ये इसका हमारा दिल्ली में है, और 1993 में इसको भी यूनिवर्सल हेरिटेज के रूप में अडॉप्ट किया गया यूनेस्को द्वारा। और ये 5 तल्ला है, ये 5 तल्ले का मंदिर, 5 बिल्डिंग है, जिसका फ्लोर है 5 फ्लोर तक है, यानी कि काफी ऊंचा है। और इसमें जो ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ने की जो सीढ़ियां हैं वो है लगभग 379। तो सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 379। तो जब आप चढ़िएगा सीढ़ी काउंट कर लीजिएगा, 379 सीढ़ियां हैं। आपको कॉपी में 370 क्यों लिखा है? और ये जो शैली है इंडो इस्लामिक शैली है, और इसके जो शिलालेख हैं वो फारसी और नागरी लिपि में पढ़े गए हैं। यानी इसमें जो भी शिलालेख लिखा हुआ है कुतुब मीनार में वो फारसी और नागरी लिपि में है, ठीक है। और शैली इंडो इस्लामिक शैली। क्लियर है? अगला आते हैं भारतीय पर्वतीय रेलवे के जो पहाड़ों पे भारत का रेलवे का ऑफिस है, उसे भी यूनेस्को ने अडॉप्ट कर लिया है और हेरिटेज के रूप में शामिल किया है। और खास करके दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी हिमालय रेलवे को, तो ये दोनों जो है इसको 1999 में ही हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी हिमालयन रेलवे, यानी कि मतलब जो पहाड़ों पे हमारा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोध गया का महाबोधि मंदिर, तो ये बिहार में है और 2002 में से यूनिवर्सल हेरिटेज घोषित किया गया है, ठीक है। और इसे ज्ञान प्राप्ति की भूमि कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, ठीक है। और ये किस नदी के तट पे है? तो निरंजना नदी के तट पे है। तो ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। वहाँ पीपल का वृक्ष भी है, जैसे पलावा बिबले का वृक्ष नहीं है। खैर प्रिया जी का कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त। बस मैं समझती हूँ। उसके बाद आते हैं भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, और 2003 में इसे यूनिवर्सल हेरिटेज यूनेस्को ने घोषित कर दिया है। और ये विंध्य पर्वत के नीचे है, और की खोज जो है 1957 में बीएस जगर ने किया था। और अगला जब आते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है महाराष्ट्र में है, और ये 2004 में विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। और इसका निर्माण जो है 1875 में हुआ। वास्तुकार एक विदेशी था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, और यहाँ पे रेलवे जोन है। तो वर्तमान में सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे का। कौन? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, और इसके निर्माता जो थे वो ब्रिटिश सरकार बने थे, ब्रिटिश शासन, ठीक है। अब आते हैं लाल किला। तो लाल किला जो है दिल्ली में है, और ये 2007 में नेशनल पैसिफिक धरोहर में शामिल किया गया। और ये यमुना नदी के तट पे है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। दरअसल शाहजहां जब अफगानिस्तान में था तो वहां वो यहाँ पे राजधानी ट्रांसफर करना चाहता था, राजधानी बनाना चाहता था, तो वो लाल किला बना के और यहाँ पे वो दिल्ली अपना राजधानी बनाया था शाहजहानाबाद के नाम से, ठीक है। और 500 किलोमीटर अगर आपके पास होगा तो उसके पीछे इसकी तस्वीर आपको दिख जाएगी। तो हम लोग 50 किलोमीटर की इसकी तस्वीर है, 200 किलोमीटर की इसकी तस्वीर है, 500 किलोमीटर की इसकी तस्वीर है, ये हम लोग इसके साथ भी समझ रहे हैं। और इसके अंतर्गत सले का किला भी एक है, इसी के ग्राउंड में, इसी के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया आपका अगला हेरिटेज। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर का 5 जंतर मंतर है। भारत में 5 जंतर मंतर है, लेकिन एक जंतर मंतर को यूनेस्को ने हेरिटेज घोषित कर दिया है, वो है जयपुर राजस्थान का 2010 में। 5 जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, तो पहले इसको जान लेते हैं कि जंतर मंतर है क्या। तो जंतर मंतर दरअसल है क्या, तो एक राजा थे सवाई मानसिंह, इन्होंने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए जंतर मंतर का स्थापना किया। खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जंतर मंतर का स्थापना किया था, और ये 1724 से इसका शुरू हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे बनाए गए, और ये लगभग 1737 तक चला।
1724 से 1733 चला। और पहला जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है। फिर बनारस, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, ये 5 जंतर मंतर निर्माण किए गए। और इसके अंदर में जो है कुछ यंत्र लगाए गए हर जंतर मंत्र पे। जैसे दिल्ली वाला जो है अभी भी है, अभी भी झाटा पर दिल्ली में होता है तो जंतर मंतर पे ही लोग करते हैं, वो तरह से पॉलिटिकल प्लेस बन गया। कहीं पे नष्ट भी हो गया है, कहीं कहीं पे अभी भी कुछ बचे हुए हैं। तो वहां बहुत सारे यंत्र लगाए गए। जैसे एक सम्राट यंत्र लगा हुआ था। सम्राट यंत्र का काम क्या था कि ये सूर्य घड़ी था, यानी कि इन जितने यंत्र लगाए गए इसको सबसे बड़ा यंत्र यही था, सम्राट यंत्र। तो ये टाइम को जज करता था, जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइमिंग को पता करने के लिए ये यंत्र लगाया गया। तो इसको सूर्य घड़ी या सबसे बड़ा यंत्र या सम्राट यंत्र कहते हैं। एक लगाया गया था जयप्रकाश यंत्र, जो खगोल शास्त्र के अध्ययन का प्रयास करने के लिए लगाया गया था, जयप्रकाश यंत्र। और एक था राम यंत्र। तो राम यंत्र जो था ये ऊंचाई और दिशाई को बताता था। राम यंत्र क्या बताता था? ऊंचाई और दिशाई को बताता था। और तालिवल यंत्र था, ये दिन और रात का प्रक्रिया जो होता है इसके बारे में अध्ययन कर रहा था। तो ये 4 प्रकार के यंत्र लगाए गए थे और 5 जगहों पे जंतर मंतर की स्थापना की गई थी। सबसे पहले की गई थी दिल्ली 1724, जयपुर 1734, उज्जैन 1725, मथुरा 1725, और मथुरा तो नष्ट हो चुका है, मथुरा खत्म हो गया है, और बनारस 1735। तो जयपुर वाला है, इसको यूनेस्को ने अपना हेरिटेज घोषित कर दिया। खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। तो टोटल कितने हैं? 5। और 5 में एक खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है मथुरा वाला। बाकी सब जगह बचे हुए हैं। दिल्ली वाला तो पूरा सुरक्षित है, जयपुर वाला तो नेशनल हेरिटेज, इंटरनेशनल हेरिटेज ही हो गया है। तो कहने का मतलब है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई मान सिंह ने, ठीक है, मुरादा। अगले हेरिटेज की बात करें तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, जो तमिलनाडु, पश्चिमी घाट जो है बहुत जगहों पे है। महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गोवा में है, कर्नाटक में है। और ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी के तट पे है। यहाँ पे पालघर, गया और खालघर और घोड़धार का दर्रा भी है। तो इसको 2012 में यूनेस्को ने अपना धरोहर घोषित। राजधानी के पहाड़ी दुर्ग की बात की जाए तो राजस्थान में एक ऐसा जगह है जिसको 2013 में यूनेस्को ने अपना हेरिटेज घोषित किया। वहां पे 6 किले पाए गए। 6 किले में कौन कौन किला है? तो आमेर किला है, बागलौन किला है, जैसलमेर किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला है और रणथंभौर किला है। तो एक ही स्थान पे 6 किले पाने का प्रमाण है। और ये तो पहाड़ी दुर्ग के नाम से जाना है, पहाड़ों पे दुर्ग बना हुआ, बहुत विशाल किला है वहां पे। और 2013 में यूनेस्को ने अपना हेरिटेज घोषित कर दिया है, वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया। अगर बात किया जाए ग्रेट हिमालयन की, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है और हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में हेरिटेज घोषित किया गया। हाँ, 2014 में नेशनल यूनिवर्सल हेरिटेज घोषित किया यूनेस्को ने। उसके बाद है चंपानेर का उद्यान, जो पावागढ़ पुरातत्व स्थल है और ये गुजरात में है। और 2004 में ये हेरिटेज घोषित हुआ, ठीक है। और यहाँ पे खास बात क्या है कि हिंदू, इस्लाम और जैन वास्तुकला का ये संगम है। यानी यहाँ जो भी चीजें बनी हुई हैं तीनों 8 मिला के बनी हुई, तीनों को मिला। हाँ, इस्लाम, हिंदू और जैन वास्तुकला का संगम है। वो कहाँ है? चंपानेर उद्यान, पावागढ़। चंपानेर उद्यान। उसके बाद एक है रानी का वाव, जो गुजरात में है। 2014 में इसे भी हेरिटेज घोषित किया गया। ये सरस्वती की नदी के तट पे है। और अगर इसकी तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो 100 का नोट निकाल ले और उसके पीछे दे। रानी का वाव कैसा है? 100 का नोट होगा तो निकाल देख सकते। और ये मारू गुजरात स्थापत्य शैली में है। इसकी जो शैली है तो मारू गुजरात स्थापत्य शैली है। यहाँ पे देखिए नोट आ गया है। यही है रानी का वाव जो आपको दिख रहा होगा। इसका जो शैली है वो है मारू गुजरात स्थापत्य शैली। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2016 में भी हेरिटेज बन चुका है, जो बिहार में है। बड़ा यूनिवर्सिटी था
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में है और 2016 में हेरिटेज बना। अगर बात की जाए ली कापुर जी वास्तुशिल्प का, फिर चंडीगढ़, और ये भी 2016 में हेरिटेज बना। और अहमदाबाद एकमात्र शहर है दुनिया का जो शहर के रूप में हेरिटेज बना है। तो यूनेस्को ने पहला ऐसा शहर है अहमदाबाद 2017 में हेरिटेज घोषित किया है। वो बेसिकली किसी प्लेस को या किसी सिटी के 4-5 प्लेस को पंजाब का हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रेन का कार्टून में, तो किसी सिटी के 4 प्लेस को वो कर दिया था, लेकिन पूरे शहर को हेरिटेज पहली बार किया 2017 में, और वो शहर था अहमदाबाद। तो ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है। और ये शहर जो है सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था, और ये साबर नदी के तट पे है। तो जाहिर सी बात है कि साबर नदी तट पे है तो गुजरात में ही हो। 7 हेरिटेज और बचे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए तरीके से।